तो गाइस, तो आज हम जीएसटी चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th की है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और पढ़ना भी काफ़ी चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों चैप्टर डिफाइन करता है, कंप्लीट करता हमारा है। क्योंकि हम लोग एग्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं जुडिशरी। तो ये तीनों मिलके हमारा पूरा कंप्लीट कर देगा चैप्टर गवर्नमेंट का। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं स्टेट क्या होता है। तो स्टेट में 4 चीज़ें आती हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसमें एक आता है नेशन, एक आता है कंट्री, एक आता है गवर्नमेंट और एक आती है सॉवरेनिटी। ठीक, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन, इसका मतलब होता है लैंड या टेरिटरी बोल सकते हो आप इसको, और इसको क्या बोलते हो आप, रूलिंग अथॉरिटी, और इसको आप बोलते हो रिकॉग्निशन, जो है आपको मिलता है पूरे वर्ल्ड से, दुनिया भर से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग इस वाले कॉलम को पढ़ रहे थे, क्योंकि ये वाले कॉलम तो हम लोग अंडरस्टूड होते हैं कि नेशन क्या होता है, या पॉलिटिकल साइंस का मुद्दा होता है, हमारे लिए इतना काम का नहीं है। कंट्री अगेन, हमको इतना बस मानना है कि लैंड, सबके पास लैंड तो होगी ना कंट्री के पास, इंडिया, चाइना, जर्मनी, जापान। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि बाकी स्टेट्स आपको कैसा ट्रीट करवाते हैं। तो ये तो हम ये देख चुके हैं, बट हमको चूँकि ये वाला पार्ट देखना है, इम्पॉर्टेंट था गवर्नमेंट। और इसके भी 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और आज जो पढ़ेंगे हम जुडिशरी। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं जुडिशरी के। दोस्तों आपको बताऊं कि पहले जब एंशियंट और मेडिवल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा बोलबाला था। ठीक है, और लोगों के अधिकार, ह्यूमन राइट्स मतलब ना के बराबर थे। और जो राजा होता था, मोनार्क, जिसको मोनार्क बोलते हैं, मोनार्क का मतलब होता है राजा या रानी। तो मोनार्क जो था उसको वो लेजिस्लेचर भी था अपने आप में, फाइनल लेजिस्लेचर था वो। जो कानून बनाया उसके मुंह से जो निकला वही लेजिस्लेचर है, वही लेजिस्लेशन है। और एग्जीक्यूटिव भी वही था कि कानून का पालन, कानून को लागू करना, क्योंकि जो उसने बोला है उसको लागू भी वही करता था। तो दोनों काम ये करता था, और साथ में एक काम ये करता था जुडिशरी वाला, कि कौन सच है, क्या क्या झूठ है, ये भी डिसाइड करता था। बट मॉडर्न सिस्टम में क्या है, चूँकि राजा मान लो उसका कानून ही गलत है, उसने अप्लाई गलत किया, तो वो अपने ही कानून के खिलाफ कैसे बोलेगा, है ना। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो मॉडर्न सिस्टम में ये सब फॉलो नहीं होता है। मॉडर्न सिस्टम में अलग प्रकार का सिस्टम फॉलो होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि एक ह्यूमंस को, हमारे जो इंसान हैं, ह्यूमंस के बेटरमेंट के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तीनों ऑर्गन्स अलग अलग होने चाहिए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों को अलग होना चाहिए। और इन तीनों की पावर्स अलग अलग बॉडीज़ के हाथ में हो, अलग अलग इंसानों के हाथ में हो, तब जाके काम चलेगा। तो कुछ और कुछ ये दोस्तों किसने बोला था, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो मॉन्टेस्क्यू के कॉन्सेप्ट से आप समझो, कुछ कुछ हम लोगों ने लिया है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसोफर हुए हैं फ्रांस में, तो उनके ही आप कह लो कि उनसे इंस्पायर होकर ये काम किया हम लोगों ने। क्योंकि गवर्नेंस जो सुधारा ही गया था कि राजा और रानी का अधिकार कम करना, और मॉडर्न सिस्टम में अपने ह्यूमंस के द्वारा हमको, मतलब ह्यूमन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके द्वारा रूल करना। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो राइट बेस्ड अप्रोच शुरू हुई कि इंसानों के अधिकार भी कुछ होते हैं। पहले क्या था कि राजा ही सब कुछ है, हम लोग राजा के रहमो करम पे जी रहे हैं। धरती पर अगर हम किसी कंट्री में रह रहे हैं तो उसमें मेन तो राजा है, राजा ने हमको अलाउ किया है रहने के लिए। बट ये सोच धीरे धीरे गायब हुई और कहा कि नहीं, हम इंसान हैं और दुनिया में सारे इंसान बराबर हैं
और सबके पास अधिकार होता है राइट टू लाइफ का। हर इंसान को जीने का अधिकार है। तो राइट्स डेवलप हुए। अब इन राइट्स को डेवलप करने के लिए आपको पता है कि जब जब कोई पावरफुल अथॉरिटी होती है वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है लेजिस्लेचर बनाने में, कोई भी गवर्नमेंट हो दुनिया भर की, और उसको लागू करने में, है ना। तो इसमें कई दिक्कतें आती हैं। कई बार कानून बेकार बन गया, है ना, आर्बिट्ररी हो गया, बेकार बेहुदा कानून बन गया जो कि आम आदमी के जो है अधिकारों को हनन करता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब पुलिस वुलिस ये जो है मैं आपको बोल चुका हूँ चैप्टर में। तो एग्जीक्यूटिव भी कई बार होता क्या था कि जो नॉर्मल इंसान है, आम आदमी है, उसके अधिकारों का हनन करता था। तो इसीलिए जुडिशरी को बहुत बड़ा फंक्शन दिया गया कि आपका प्राइमरी जो फंक्शन है वो लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। बिकॉज ये तो दोनों ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों ब्रांचेस बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं किसी टाइम पर। तो आपका यही काम है कि आप इनको बचाओ। तो थर्ड ब्रांच का काम ही यही है कि इन दोनों की पागलपन से ह्यूमन राइट्स को बचाना, ठीक है। इसीलिए भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है, हमारी जुडिशरी में लेयर ऑफ कोर्ट्स हैं, लेयर्स ऑफ कोर्ट्स हैं। सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे क्या है? 1 2 3 4 हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट हर स्टेट में है। और उससे नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में। और उससे नीचे क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना। इस तरीके से तहसीलों में होते हैं ये। तो ये इस तरीके से है, मतलब सबसे ऊपर ये है। इसके वर्ड जो कुछ होंगे वो सबसे फाइनल होंगे और सब पर लागू होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट को ही कह रखा है कि तुम्हारा मेन काम ये है। तुम्हारा मेन काम क्या है? तुम्हारा मेन गोल क्या है? कि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमंस के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? बचाना, प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये काम इसका मेन काम है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि आखिर दोस्तों हमें जुडिशरी क्यों चाहिए। भारत में 150 करोड़ दोस्तों लोग रहते हैं और इन लोगों के बीच में झगड़ा होना लाजमी बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बीच में, इंसानों के बीच का झगड़ा। दूसरी बात है कि एक इंसान का स्टेट का झगड़ा। कल को मान लो उत्तर प्रदेश समझ लो एक तरीके से, वो तो हालांकि स्टेट वो वाला है, बट एक स्टेट जैसा मैंने आपको बताया कि पावरफुल अथॉरिटी, हालांकि आर्टिकल 12 में एक अलग स्टेट की मेंशन की गई है। पावरफुल अथॉरिटी जो होती हैं उसको स्टेट बोल दिया गया है। जैसे कि लेजिस्लेचर भी स्टेट है ना। वो तो है ही है, क्योंकि आप मान सकते हो उस तरीके से। अगर मैं इसको आप देखो जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि क्या ये नेशन स्टेट है, जी हाँ ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। क्या एग्जीक्यूटिव स्टेट है? तो अगर आप अंदर जाओगे इसके तो हाँ ये भी स्टेट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टेट ही सारे हैं, ठीक है। तो ये स्टेट है। तो कल को मान लो सरकार किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकती है। इसीलिए जो है स्टेट वर्सेस, कल को सुप्रीम कोर्ट में केस जा सकता है या हाई कोर्ट में केस जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राहुल, है ना, या राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऐसा केस आपने सुना होगा, कई बार अखबार में छपा होता है, राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कि यूपी स्टेट एक तरफ है, गवर्नमेंट एक तरफ है उनकी, और एक तरफ राहुल है अकेला। तो ये केस लड़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि ये वाली स्टेट का कुछ ना कुछ राहुल के फंडामेंटल राइट से संबंध है, ठीक है। तो पावर ऑफ जुडिशरी क्या है? जुडिशरी की पावर क्या है? जुडिशरी का मतलब ये है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और सेटलमेंट करना उनके जो विवाद चल रहा है उनके बीच में, चाहे लोगों के विवाद आपस में हो, चाहे लोगों का और गवर्नमेंट का हो, या फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस चेन्नई गवर्नमेंट में कोई आफताई हो, या तमिलनाडु गवर्नमेंट में, या फिर मान लो कल को तमिलनाडु और केरल में कोई विवाद हो, तो उसका भी केस जुडिशरी सॉल्व करती है, ठीक है। तो जुडिशरी का दोस्तों काम मतलब है कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखना, और प्लस सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, की सुप्रीमेसी ऑफ लॉ
और प्लस वो लॉ खुद को देखना कि क्या वो लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे खरा उतरता है, रूल ऑफ लॉ देखना, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ देखना, और क्या वो लॉ अपने आप में सही है उसको देखना। 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, वो देखना। बट दोस्तों ये तभी देख पाएगा जब जुडिशरी खुद में इंडिपेंडेंट हो। जुडिशरी खुद में इतनी इंडिपेंडेंट हो तभी तो वो देख पाएगी, अदरवाइज़ वो काम कैसे करेगी। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि सबसे अगर इम्पोर्टेंट काम है हमारे संविधान में तो जुडिशरी को जो है प्रोटेक्ट करना। अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत सारे जो रूलर्स आएंगे, जो तानाशाह आएंगे, वो भारत की जो है भारत की आप कह लो कि जुडिशरी को चोट हो जाएंगे आकर के। ये नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों से दूर रखो जुडिशरी को, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट भी ना कर पाएँ पूरी तरीके से, मतलब कंप्लीटली इनका कंट्रोल ना हो जुडिशरी के जजेस की अपॉइंटमेंट पे। ऐसा ना हो कल को कि जजेस जो हैं कंप्लीटली इनके रहमो करम पर अपॉइंट हो रहे हैं, मतलब हो, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा आप कह लो कि सेपरेशन ऑफ पावर हो, कि पावर तो ही है बट अपॉइंटमेंट भी इनकी वही करे, नंबर 1। और जुडिशरी के काम में ये दोनों आर्गन इंटरफेयर ना करें। जुडिशरी के काम में ये दोनों आर्गन्स EO प्लस L, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर, ये इसके काम में इंटरफेयर ना करें। और जजेस जो हैं वो बिना डरे झिझके जजमेंट सुना पाएँ, कि ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस राहुल नाम का केस चल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जजेस जो हैं वो ये डरें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मंत्री इनके खिलाफ धमकी देगा इनको या फिर सैलरी काट लेगा, तो वो नहीं होगा। तो जजेस की सैलरी आप नहीं काट सकते। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सबकी सैलरी कटेगी बेसिकली, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज इससे क्या होगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जजेस पर प्रेशर आएगा कि वो फैसला ना सुना पाएँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। जजेस की सिक्योरिटी, टेन्योर, अलाउंसेस, ये सब कुछ मेंटेन बरकरार रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी जो मन चाहे वो करे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि उसका जो मन आए वो करे, या एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, की कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संविधान ने क्या है कि बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिख रखे हैं, ऐसे बहुत सारे कदम ले रखे हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला कदम दोस्तों ये है कि लेजिस्लेचर जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकता, ये तो मैं बता चुका आपको, ठीक है। जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का से बहुत उसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट 10 नाम मान लो 1 वैकेंसी है जज की, या मान लो 2 जजेस की वैकेंसी है, तो जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इसकी प्रोसेस होती है अपॉइंटमेंट की। तो वो क्या होगा कि कुछ नाम सजेस्ट करेगा 10-5, फिर उनसे कहेगा कि भैया इनको आप अपॉइंट कर दीजिए, तो ये होगा। तो चलो देख ही लेते हैं क्या आखिर है जजेस की अपॉइंटमेंट की बात। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में CJI हैं और 34 जज मान लो, ठीक, ऐसे बहुत सारे जजेस हैं। अब मान लो कि इसमें से एक जज की, मान लो 30 जजेस में है, तो एक जज की मान लो अपॉइंटमेंट करनी है, एक की अपॉइंटमेंट करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंट करनी है तो कहीं किसी न किसी हाई कोर्ट से लाओगे ना आप, तो ये है। तो अगर मान लो किसी की अपॉइंटमेंट करनी है, क्या ठान लिया, आज मान लो 24 अगस्त है 2026 है, और ठान लिया गया कि आज अपॉइंटमेंट करनी है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज और प्लस 4 सीनियर जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इकट्ठा साथ में आएंगे और फिर क्या करेंगे, वो मान लो सपोज़ करो कि उड़ीसा हाई कोर्ट के जज कोई होंगे, हाई कोर्ट के जज, तो उनको प्रमोट करके यहाँ लाया जाएगा, या मान लो उड़ीसा अब लाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, और प्लस जो एक जज आ रहा है यहाँ पे वो नहीं, हाई कोर्ट के बाकी जो हैं सीनियर जजेस, नंबर नहीं दिया गया है, तो ये सब मिल करके, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के और कुछ सीनियर जज हाई कोर्ट के, ये चारों लोग मिल करके क्या करेंगे, नाम देंगे किसको, लॉ मिनिस्ट्री ऑफ
लॉ एंड जस्टिस को नाम सुझाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर ये अब मान लो कि उड़ीसा हाई कोर्ट से एक सपोज़ करो कि राहुल नाम के जज साहब को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, कि पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में थे, अब इनको ले जा कर के सुप्रीम कोर्ट में करना है। तो अभी ये जज साहब हैं, राहुल जज साहब हैं। तो अब क्या होगा कि इनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास जाएगा। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्राइम मिनिस्टर के पास नाम ले जाएंगी, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट साहब के पास नाम ले जाएगा। अगर मान लो इनमें से किसी भी स्टेज पर कुछ को दिक्कत है तो दोबारा से ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा कर के ये नाम कहेंगे कि राहुल नाम का व्यक्ति अच्छा जज नहीं है, प्लीज़ इसको मत ले आइए। दोबारा आपने कहा कि प्लीज़ कुछ कोई और नाम भेजिए, पर अगर सुप्रीम कोर्ट 4 जजेस ने मिलकर के और सीनियर मोस्ट जज ने मिलकर के यही बात कही कि नहीं हम तो राहुल को ही जज बनाएंगे, तो राहुल को ही जज बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को अपॉइंट करना पड़ेगा। बट प्रेसिडेंट साहब कितने टाइम में अपॉइंट करेंगे? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, ये केस रहता है कि कितने साल में अपॉइंट करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ से बड़ा परेशान है कि मतलब वो जज का नाम तो दे देते हैं, बट अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये उस नाम को आगे भेजते नहीं है प्रेसिडेंट साहब के पास, क्योंकि टाइम लिमिट तो मेंशन नहीं है। तो जुडिशरी अपने चालाकी करती है और ये लोग प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये अपनी चालाकी करते हैं, वो पेंडिंग रखते हैं जज के जो है नाम को, सजेस्ट ही नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के जज। अब दोस्तों हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं? हाई कोर्ट का जज का मान लो अपॉइंट करना है तो क्या करेंगे वो लोग? तो अब हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट को जज अपॉइंट करने हैं तो कैसे करेंगे? +2 सीनियर जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये लोग आएंगे साथ में। और मान लो कोई उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट का जज मान लो है, उसको ये चाहते हैं कि ये हाई कोर्ट में अब आ जाए, तो उसका नाम मान लो है सचिन। ये डिस्ट्रिक्ट पहले कोर्ट में था, ठीक है, मान लो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में था ये सचिन नाम का व्यक्ति। अब वो चाहते हैं, ये सीजे चाहते हैं और 2 सीनियर मोस्ट चाहते हैं लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ जाए। ठीक, कैसे आएगा? तो इनको ये नाम है, ये पहले कहाँ देना पड़ेगा? सीएम साहब को और चीफ जस्टिस गवर्नर साहब को ये नाम देना पड़ेगा। गवर्नर साहब क्या करेंगे? गवर्नर साहब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये वाला नाम देंगे, लॉ एंड जस्टिस, जो कि सेंट्रल में है। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या करेगी? इसको जो है प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेगी, या आप कह लो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस वहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो इस नाम को चेक करेंगे कि क्या सचिन फिट बैठता है अपॉइंट करने के लिए। अगर हाँ तो फिर अपॉइंटमेंट इसकी हो जाएगी। अब रिमूवल दोस्तों कैसे होता है? अगर मैं आपको बताऊं कि रिमूवल, अच्छा, अपॉइंटमेंट भी इसकी प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। ठीक है, एक बार नाम फाइनलाइज हो गया तो अपॉइंटमेंट भी इसकी वही करेंगे। ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देंगे या गवर्नर देंगे। ठीक, गवर्नर साहब देते हैं। तो अब रिमूवल कैसे दोस्तों होगा? मान लो इलाहाबाद के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तो उसके लिए प्रोसेस एक ही है और सेम प्रोसेस है कि लोकसभा के 100 मेंबर या राज्यसभा के 50 मेंबर से आपको साइन करवाना पड़ेगा। मान लो कल को इलाहाबाद के एक जज को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को या फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को आपको हटवाना है, तो अब क्या होगा कि जो पार्लियामेंट में सांसद हैं, मान लो उनको 100 मेंबर्स में 100 सांसदों से साइन करवाना पड़ेगा और 50 सांसदों से राज्यसभा में कोई एक केस दे दो आप, चाहे आप यहाँ साइन करवा लो अगर आप यहाँ के सांसद हो, अगर आप राज्यसभा के सांसद हो तो यहाँ साइन करवा लो। ठीक है,
आप साइन मान लो करवा लिया। अब आप प्रपोजल को रखोगे अपने, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर के पास, और राज्यसभा में अगर है तो आप चेयरमैन के पास। ठीक। अब चेयरमैन एक्सेप्ट करें इस सिग्नेचर को या ना करें, या उनकी मर्जी। यहाँ पर भी वही बात है कि चेयरमैन साहब की मर्जी, जो भी उस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर हों। अब एक बार एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, मान लो सपोज करो एक्सेप्ट कर लिया, या तो ये या तो ये, मतलब एक केस ही होगा। साइन आपको या तो लोकसभा में करवाने हैं या तो राज्यसभा में करवाने हैं, तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस पे करवाओगे। अब सपोज़ करिए कि साइन हो गए, तो अब क्या होगा कि लोकसभा के केस में स्पीकर को, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को एक जो है 3 मेंबर की एक कमेटी बनानी पड़ेगी। कौन कौन उसमें होगा? उसमें सुप्रीम कोर्ट के या तो जज होंगे एक, या तो चीफ जस्टिस होंगे, पहली बात, पहले नंबर के मेंबर। दूसरा मेंबर कौन होगा? हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के, भारत के किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे डेफिनेटली। और थर्ड होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब एक ऐसे सलाहकार जो काफ़ी। तो 3 मेंबर की कमेटी होगी, ये फाइंड करेगी कि आखिर इलाहाबाद के हाई कोर्ट को, जिसको हटाना आपको है जज को, उस पर क्या चार्जेस लगे हैं वो हटाएगा। ये मतलब खूब पढ़ाई करेगा उसके बारे में कि आखिर क्या गलती है। एक बार होने के बाद में मान लो रिपोर्ट तैयार की गई कि हाँ भैया ये जो विमल नाम का जज है इसको हटाएं, क्योंकि ये इनकैपेसिटी में है या फिर ये इसने मिसबिहेव किया है। तो अब रिपोर्ट तैयार करेगा। अब ये रिपोर्ट क्या होगी? ये रिपोर्ट जाएगी संसद में, पार्लियामेंट के पास, पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाएगी, किसी में भी जाएगी हाउस में। 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे जितने उस दिन आए हैं, और प्लस 50% मेंबर जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि 272 मेंबर तो होने ही चाहिए। और प्लस उस दिन जो जितने मेंबर मान लो प्रेजेंट हैं उसके 2/3 मेंबर से ज़्यादा वोटिंग करने चाहिए। मान लो 400 MP आए, तो ऐसा नहीं है कि 2/3 मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है। मान लो कि 399 मेंबर आए, तो इसका मतलब ये दोस्तों नहीं है कि 266 इसकी 2/3 मेजोरिटी होगी ना, 2/3 कितना होगा? 266, ये नहीं है। अब ये तो 272 से कम है है ना, तो मतलब कि 399 मेंबर का होना फेल कर जाएगा। हमारे पास मेंबर ज़्यादा हों, लगभग 450 मेंबर हों, तब जाके कहीं ना कहीं हट पाएगा। अगर मैं चेक करूँ इसको तो हाँ, लगभग 450 के आस। अगर थोड़ा कम भी करूँ इसको, 400 अगर मैं 21 कर लूँ, इसको 2/3 कर लूँ, अगर मैं 420 कर लूँ इसको, तो लगभग 420 के MP के पास में आपको साइन करवाने पड़ेंगे लोकसभा में, और इसी के प्रोपोर्शन में आपको जो राज्यसभा में भी साइन करवाने पड़ेंगे। तो कितनी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एक जज को हटाना। ठीक है, तो ये तो हो गई सिक्योरिटी ऑफ टेनर की बात, जो कि मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी डिफ़िकल्ट था, हालांकि NCERT में ऐसा नहीं मेंशन है, और हमारा भी काम यही है कि NCERT पढ़ रहे हैं। जब हम पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको पूरा वाइडली बताएंगे कि क्या इसकी प्रोसेस है। हर चैप्टर को एक डिफरेंट एंगल से पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मेरा काम है कि आपको NCERT पढ़ाना। ठीक है। और दोस्तों, जज के पास इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन रखने के लिए क्या है? एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, जो मैं बता चुका आपको हूँ। अपॉइंटमेंट कैसे होती है वो बता चुका आपको। अब दोस्तों है कि जज के पास टेन्योर कितना होना चाहिए? तो ये होता है 65 ईयर तक सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और हाई कोर्ट में 62 ईयर तक। ठीक है। और सैलरी आपकी मिलेगी ही मिलेगी। इस संविधान में है कि उतनी सैलरी आपको आपकी कोई काट नहीं सकता, कि अगर मान लो आपकी सैलरी जब आप अपॉइंट हुए थे उतनी थी, तो उतनी तो आपकी सैलरी रहेगी ही रहेगी, प्लस आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, पे स्केल बढ़ती रहेगी। जजेस की सैलरी आप कट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बजट इस बार पास किया और कहा कि जज की सैलरी थी 1 लाख रुपए, इसकी सैलरी है 5,000 रुपये कर दो खाली, तो वो नहीं कर सकते आप कि 1 लाख से सीधा सैलरी आपने 5,000 ले आए। ये इलीगल है, ये कर नहीं सकते, बिकॉज संविधान अलाउ नहीं करता इस चीज़ को। ठीक है। हाँ, अगर फाइनेंशियल वित्तीय कुछ हालत ऐसी बिगड़ी
तब तो कर सकते हो, तब तो हर इंसान की होगी। ठीक है, अगर आप किसी भी नागरिक ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया मतलब कि कोर्ट की अवहेलना की, तो उसको कोर्ट सज़ा दे सकता अपने आप है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोस्तों क्या है, एक तो सिविल कंटेम्प्ट, एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल में क्या है कि आपने कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया, मान लो कोर्ट ने कोई फैसला दिया और आपने उसको क्रिटिसाइज़ किया, तब तो चलती बात है ना, डिफेम किया तब भी चलती है। लेकिन एक बार आपने क्या किया कि कोर्ट को आपने गाली देना शुरू किया, कोर्ट को आपने जो है स्कैंडलाइज करना शुरू कर दिया, उसकी अथॉरिटी को, कि कोर्ट तो बिका हुआ है इस तरीके से, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। इसमें क्या होगा कि कोर्ट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, ये है। और दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं और हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होते हैं ये आपको बात समझनी पड़ेगी। वो अपॉइंट नहीं होते हैं, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पे, जितने जो लोग सीनियर हैं उसी को बाद में हम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिस भी एक बार टूट गई थी 1973 में, एन रे को बनाया गया था, जो कि छोटे थे उम्र में, जो छोटे थे प्रैक्टिस में, और जो बड़े वाले थे जिनको मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस गई थी, उसको सुपरसीड करके इनको बनाया गया, एन रे को। और 1975 में अगेन फिर एक केस आता है जिसमें कि एम.एच. बेग को बनाया गया हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ना कि एच.आर. खन्ना को, जबकि एच.आर. खन्ना को ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा काम कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो था। ठीक है, और अदर जजेस जो हैं वो सब अपॉइंट किए जाएंगे हाई प्रेसिडेंट के द्वारा। जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। इसमें कंसल्टेशन किसकी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी। बट 1998 केस के बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि एग्जीक्यूटिव का जो हाथ है अपॉइंटमेंट करने में, ये गलत है, ये गलत है। और आज से जितने ही नाम जुडिशरी सजेस्ट करेगी, 10 नाम सजेस्ट किए, इनमें से एक नाम आपको चूज़ करना है इन्हीं 10 में से, तो ये जुडिशरी के पास पावर है। हालांकि इस 10 में से एक इंसान को चूज़ करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लो 2026 अगस्त में इनको नाम दे दिया, अब 2026 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, 35 में, 50 में, 2050 में, कब उस इंसान को सेलेक्ट करना है ये टाइम लिमिट दी नहीं, तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास बहुत पावर आ जाती है। अदरवाइज़ हाई कोर्ट में तो वैकेंसी रहेंगी तो केस रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना। और आप कह रहे हो कि पहले क्या था, पहले क्या हुआ करता था कि CJI का जो है रोल था वो केवल कंसल्ट करने का था। एक बार कंसल्ट कर लिया प्रेसिडेंट साहब ने, मान लो किसी चीज़ को अपॉइंट करना है तो उसको बस ठीक है। बट 1992 के बाद में आप कह लो कि उस CJI की जो है वो बात आपको माननी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। जज का रिमूवल मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। ठीक है, रिमूवल केस भी एक आया था 1991 में रामास्वामी का, कि पंजाब हाई कोर्ट में वो थे और उन्होंने फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया था, तो रिमूवल होना था। बट जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि 420 के आसपास मेंबर्स आपके पास होने चाहिए, तब जा कर के कहीं ना कहीं आप उसको रिमूव कर सकते हो प्रेसिडेंट जज को, तब तक नहीं। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊँ आपको, तो अगर 416 मान लो तो 2/3 अगर इसका करूँ मैं,
दोस्तों लगभग वही 407 के आसपास के लोकसभा में आपको साइन करवाने पड़ेंगे। बड़ी डिफ़िकल्ट बात है, इसीलिए नहीं पाया। और जस्टिस रामास्वामी पर जो केस चला था वो पंजाब हाई कोर्ट के जज थे, सॉरी चीफ जस्टिस थे। तो अगर उन पे केस चला था, अगर वो रिमूव होने वाले थे, पर कांग्रेस पार्टी ने लास्ट टाइम पर वोटिंग करने से मना कर दिया और वोटिंग से अब्सटेन कर गए। तो रामास्वामी शायद पहले ऐसे जज होते जो रिमूव किए जा सकते थे, बट कांग्रेस पार्टी की महिमा थी तो बच गए। दोस्तों एक कहावत है कि जज के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता है। जैसे पीएम हो गए, सीएम हो गए, या प्रेसिडेंट साहब हो गए, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, तो एग्जीक्यूटिव ही रोल प्ले करता है। बट रिमूवल में कौन रोल प्ले करता रोल है? रिमूवल जब होती है तब आपको लोकसभा या राज्यसभा से साइन करवाने पड़ते हैं और फिर स्पेशल मेजॉरिटी से आपको वोटिंग करवानी पड़ती है। तो रिमूवल में लेजिस्लेचर का रोल होता है और अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और जुडिशरी का दोस्तों स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे है। और हमारे यहाँ जुडिशरी सिर्फ एक है, कोई स्टेट की अलग नहीं या सेंटर की अलग नहीं है, एक ही जुडिशरी है, सिंगल जुडिशरी। वो ज्वाइंटेड है, तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट। तो इस तरीके से तो हाईएस्ट अपील इसकी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन सब पे मान्य होगा, ठीक है। अभी दोस्तों जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कि कितना अधिकार, क्षेत्राधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का है ये देखेंगे, ठीक है। तो एक तो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है अपीलेट, तीसरा है एडवाइजरी, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या है कि मान लो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का केस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुजरात हाई कोर्ट चेक करे, बिकॉज गुजरात हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हाई कोर्ट में तो झगड़ा हो जाएगा, दो हाई कोर्ट आपस में सामने आमने से खड़े हो गए। तो ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि ये पावर किसी और के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ओरिजिनल का मतलब ये है। अपीलेट का मतलब ये है कि ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। अगर आप अपनी लोअर जुडिशरी से खुश नहीं हो तो आप यहाँ जा सकते हो अपील के माध्यम से। और एडवाइजरी का दोस्तों मतलब ये है कि अगर मान लो संसद ने कल को बिल बनाया, एक बिल पास किया, और वो चाहते हैं कि कल को दिक्कत आ सकती है, जुडिशरी रोक सकती है इस बिल को है, तो आर्टिकल 143 के हिसाब से प्रेसिडेंट साहब, मतलब कल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहेगी प्रेसिडेंट साहब से कि प्रेसिडेंट साहब आप सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगो प्लीज़ इस बिल पे। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ओपिनियन दे और चाहे तो ओपिनियन ना दे। तो ये भी बात है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का दोस्तों मतलब यही है कि किसी और के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ठीक। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए ही सबसे प्राइमरी काम ही है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पावर्स इशू करता है, जिनको हम रिट्स बोलते हैं। स्पेशल पावर इशू करता है जिसको रिट्स बोलते हैं। रिट्स क्या होती हैं? स्पेशल पावर होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। एक है हैबियस कॉर्पस, है, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है सर्शियोररी, चौथी है प्रोहिबिशन, पांचवी है को वारंटो। तो जब भी किसी इंसान का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को जारी करता है। हालांकि हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास तो मैंडेटरी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट को तो करना ही करना है। हाई कोर्ट चाहे तो आपका सुने फंडामेंटल राइट के खिलाफ या ना सुने, बट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है किसी इंसान का तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि सुने।
हाई कोर्ट की ड्यूटी नहीं है, चाहे वो सुने चाहे वो मना कर दे, बट इसको सुनना पड़ेगा। और इसके पास हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स और प्लस अदर केसेस में भी आप रिट इशू करवा सकते हो। ठीक है, मतलब आप पिटीशन डालिए उसके खिलाफ, किस में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को करना ही होगा, हाई कोर्ट चाहे करे या ना करे। ठीक है, अगर लोअर कोर्ट ने, अब इसको समझते जरा है क्या है हैबियस कॉर्पस क्या है। अगर मान लो कोई कोर्ट, अगर मान लो पुलिस वाला कल को आपको जेल में डाल दे बिना किसी जुर्म के, ऐसे तो मतलब इलीगली आपको जेल में बंद कर दिया गया है, तो कल को आप या आपके घर वाले या आपके आस पड़ोस के लोग उस पुलिस थाने या चौकी या उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। तो आपका जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उस बॉडी को आदेश देगा, हैबियस कॉर्पस इशू करेगा, ये ऑर्डर है हैबियस कॉर्पस, कि प्लीज़ उस इंसान को छोड़ा जाए, मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। जब मेरे सामने लाया जाएगा तो मैं उससे पूछ लूँगा कि हाँ भैया क्या हुआ था। तो ये हो गया। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट इंडिविजुअल दोनों पर लागू होता है। ठीक है, दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब ये है कि मैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं कर सकता हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मान लो मैं किसी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, बट मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, मैं स्कूल आया तो पढ़ाया नहीं। तो कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है इसके खिलाफ कि स्कूल आइए, अदरवाइज़ आपको हम सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, ये तीसरी है सर्सियोररी। सर्सियोररी में दोस्तों क्या होता है कि एक जब लोअर कोर्ट, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट जब कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे जो कि उसके क्षेत्र के अधिकार में था नहीं, तो कल को सुप्रीम कोर्ट या अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा किया है तो हाई कोर्ट भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक, हाई कोर्ट भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्सियोररी। ऑर्डर पास होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अब आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में दोस्तों क्या होता है कि एक केस पेंडिंग चल रहा है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब ये केस पेंडिंग चल रहा है तो उसका जो हायर कोर्ट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेंडिंग है, तो अब हाई कोर्ट क्या करेगा, देखेगा कह रहे ये तो कोई केस पेंडिंग चल रहा है, बट ये तो उनके क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो वो केस अपने पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन, हाई कोर्ट। ठीक, अब दोस्तों लास्ट में आता है क्वो वारंटो, कि मान लो कल को मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और मैं कल को जाऊं और किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ जाऊं जाकर के, मान लो एसपी ऑफिस में बैठ जाऊं जाकर के, और मैं हटूँ ना वहाँ से, तो कोर्ट कल को क्वो वारंटो हमारे खिलाफ निकाल सकती है। कहती है भैया आपके पास क्या अथॉरिटी है, आपने कोई एग्ज़ाम पास किया नहीं पास किया, आप ऐसे कैसे बैठ सकते हैं आकर के। तो ये भी एक क्वो वारंटो होती है जो यूज़ की जाती है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं कि और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दे दिया तो सारे कोर्ट पर अप्लाई होगा। अब आते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म पे। जुडिशियल एक्टिविज़म दोस्तों क्या है, जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि इमरजेंसी जब लगी थी, इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 में, तो लोगों के अधिकारों को हनन किया गया। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि कुछ लोगों में डाउट ही आया कि बहुत सारे नॉर्मल इंसान जिनको शायद पता भी ना हो कि उनका अधिकार क्या है, तो उनके अधिकारों को तो मार डाला गया है ना। तो 1979 में पीएन भगवती एक जस्टिस थे हाई कोर्ट के, और वीआर कृष्ण अय्यर, दो इंसान थे, इन्होंने पीआईएल सिस्टम डेवलप किया कि मान लो सरकार कुछ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स पे, कुछ इंसानों पर अत्याचार कर रही है, तो कोई और इंसान, कोई बाहरी इंसान रहता है,
वो सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल सकता है कि भैया देखो सरकार ये काम गलत तरीके से कर रही है। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पब्लिक की चिंता करने की, पब्लिक की चिंता की उसने, और फिर उसने जुडिशरी में ये जो है पिटीशन डाली, तो इससे उसकी सुनवाई हुई और जिन लोगों को सरकार दबा रही थी उनको राहत मिली कहीं ना कहीं। तो ये क्या होता है, ये इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं होता है। जब बाहरी वाला इंसान PIL दायर करे तो समझ जाओ कि बहुत कुछ ये। जैसे दोस्तों 1979 में एक केस और आया था, बिहार में बहुत सारे प्रिजनर्स थे, कैदी थे। अगर उनको उस जुल्म की सज़ा हुई होती तो शायद वो उतने साल तक, मान लो 5 साल तक रह कर के बाद में आ जाते बाहर। बट चूंकि उनका ट्रायल ही नहीं हुआ तो उन्होंने 20-20 साल सज़ा काट दी। शायद 5 साल की जो सज़ा थी, प्रेस्क्राइब थी, उससे भी ज़्यादा तो सज़ा सिर्फ उन्होंने अंडर ट्रायल में काट दी, मतलब कि सुनवाई तक नहीं हुई यहाँ पे। तो इसलिए एक दिल्ली के एडवोकेट ने PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि भैया सुनवाई कीजिए आप। तो मतलब कि जो दिल्ली के जो एडवोकेट थे, सोचो कितने अच्छे परोपकारी रहे होंगे, जिन्होंने बिहार के जो कैदी लोग हैं उनके बारे में सोचा, है ना, उनके बारे में तक में सोचा और सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि भैया इनका अधिकार हनन हो रहा है, तो प्लीज़ आप देखिए। तो मतलब दोस्तों PIL ने क्या किया है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने, या इसको हम SAL बोलते हैं, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस तरीके से ही बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, इसने रूल ऑफ लॉ को बढ़ाया है। कि रूल ऑफ लॉ, मान लो कल को कुछ सरकार को नहीं पता चले, या फिर मान लो जो इंसान जिसका अधिकार वायलेट हो रहा हो उसको भी अधिकार न मालूम पड़े, तो जो लॉ के जो जानकार लोग हैं वो उस इंसान के की तरफ से केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दे, है ना। और PIL से दोस्तों क्या हुआ कि बहुत सारे केस खुल गए, क्योंकि इससे क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई जुडिशरी, उसकी एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की, कि लोग अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं भैया, कि जो करप्ट पॉलिटिशियन है वो अपनी इनकम और एसेट दिखाए, कि उसके पास कितने एसेट हैं और कितनी इनकम है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे इशूज, जैसे साउंड पोल्यूशन, उसके भी केसेस आए। केस स्टडी दोस्तों है जिसमें कि एक बड़ा पैसे वाला परिवार था, उसने क्या किया, उसने स्लम एरिया के खिलाफ PIL दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि प्लीज़ इसको हटवाइए, यहाँ गंदगी होती है, नाली भरी रहती है, तो बदबू हमारे घर के पास आती है। बट इन लोगों का कहना क्या था कि भैया हमारे पास तो घर ही नहीं है, हमारे पास एक ही घर है। अब बात रही गंदगी की, तो गंदगी में क्या है कि सरकार की जो म्यूनिसिपैलिटी की जो सुविधाएं हैं वही हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो हम क्या करें। तो इससे क्या हुआ कि म्यूनिसिपैलिटी की उस जो गलतियों को, जो काम नहीं कर रही थी, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये मुहिम छेड़ी गई। और इससे क्या हुआ, सरकार जागती भी है कि अरे अच्छा गलती इसकी थी मेनली, वो दोनों लोग तो खाली लड़ रहे थे आपस में, गलती थी उस बॉडी की, गवर्नमेंट बॉडी की, जिसने अपनी सेवाएं नहीं दी, इसीलिए शायद गंदगी वहाँ फैली। तो इसने क्या किया, रूल ऑफ लॉ बढ़ाया, लोगों के अधिकार को बढ़ाया। और आप आर्टिकल 32 के तहत, ये आपका फंडामेंटल अधिकार है कि आप जा सकते हो, अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस हैं वो क्या करेंगे, वो आपके केस को सुनना पड़ेगा, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल ड्यूटी है। ये किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आपको ये केस सुनना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट 226 के अंतर आर्टिकल के तहत मना भी कर सकता है कि मैं नहीं सुन पाऊंगा इस केस को, और उसके पास, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी केस सुन सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अदर केसेस में सुनवाई नहीं सुन सकता, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना ही है कि अगर मान लो कल को कोई लॉ बनता है, कल को कोई बिल बनता है, बिल पास होता है और उसमें गलत गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, अनलॉफुल चीज़ें लिखी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको, या जुडिशरी जो है उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है, उसको उसके उतने पार्ट को काट सकता है ना। तो अब दोस्तों आते हैं
कल को मान लो, सपोज़ करिए आप कि कोई ऐसा कानून बनता है, तो उसको कैसे हम रिव्यू करेंगे। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत है। वो जब चाहे तो आपके बिल को रिव्यू कर सकता है, अगर बिल में कोई गलती है तो उसको काट सकता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, उसने क्या किया, उसने स्टेट लिस्ट पे एक लॉ बना दिया। अब स्टेट्स देखेंगे भैया ये तो मोदी जी गलत कर रहे हैं, हमारे ये तो एरिया में घुस रहे हैं भाई, तो ये तो गलत बात है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जुडिशरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो क्या करेगा, इस वाले बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा कि मोदी जी आप गलत कर रहे हो। ठीक। रिव्यू पावर क्या होती है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट अपने ही केस को रिव्यू करता है, रिव्यू पावर प्लस जुडिशरी रिट पावर, रिव्यू पावर प्लस रिट पावर, जो 5 रिट्स हैं, ये क्या करती हैं, ये जुडिशरी को स्ट्रांग बनाती हैं। ठीक है। साउथ अफ्रीका ने PIL को अपने फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अच्छा, चूँकि जुडिशरी इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो जुडिशियल एक्टिविज़म से मतलब वो कर लेने के बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं या लेजिस्लेचर हैं, उनके काम में दखल अंदाजी करने लगे, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ऐसा बोला जाता है। और कई बार दिक्कतें भी हैं हमारी जुडिशरी पे, बट जुडिशरी का दोस्तों मेन यही काम रहा है कि कैसे न कैसे जो है लोगों के अधिकारों को रखा जाए। और फंडामेंटल राइट के केसेस में बहुत सारे केस आए, जैसे कि आप कह लो कि गोलकनाथ केस आया, शंकरी प्रसाद केस आया, गोलकनाथ केस आया। तो इस केस में कहा गया था फंडामेंटल राइट्स को संसद बदल सकती है, और इसमें आया कि फंडामेंटल को नहीं बदल सकती, है ना। बट केशवानंद भारती केस में क्या आया कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट जो संविधान की जो कोर वैल्यूज़ हैं या फिर संविधान की वो वैल्यूज़ आप बदल नहीं सकते हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम बताएंगे आपको टाइम टू टाइम, बट आप समझ लीजिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वहाँ पर फॉलो किया जाएगा, ये आप इतना मान सकते हो। ठीक है। तो कुछ सवाल अभी पेंडिंग है कि आखिर लेजिस्लेचर का कितना बड़ा रोल है। मनी बिल को आता है, क्योंकि मनी बिल क्या है, कोई सरकार कोई बिल पास कर दे, मनी बिल को कोई टच नहीं कर सकता। तो ये भी बात एक सच है कि राज्यसभा या प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चूँकि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उस बिल का सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है आर्बिट्ररी एक्शन जो है सरकार का, उस पर लगाम लगाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू।